नमस्कार, मैं हूं रचना सेवक। प्रोग्राम चर्चाएं खास और आप देख रहे हैं दैनिक उत्तम हिंदू टीवी। अपने इस प्रोग्राम में हम अपने राज्य, देश विदेश की राजनीतिक सरगर्मियों की चर्चा करते हैं, कुछ सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। और इस विशेष बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद दैनिक उत्तम हिंदू टीवी के मुख्य संपादक अरविंद खन्ना जी। तो एक बार फिर से सर का प्रोग्राम चर्चाएं खास में बहुत बहुत स्वागत। और आज प्रोग्राम की शुरुआत पंजाब की गरमाई हुई पंथक राजनीति के साथ। सर, ज्ञानी हरप्रीत सिंह, रघबीर सिंह और ज्ञानी सुल्तान सिंह को पद से हटाए जाने के बाद और ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज की नियुक्ति के बाद पंजाब की पंथक सियासत गरमा गई है और इस मुद्दे पर शियद नेताओं में मतभेद पाया जा रहा है। तो आप इस सारी घटनाक्रम पर क्या कहेंगे? देखिए, पहला शब्द तो है कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जो बन रही है पंथक। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास अधिकार है जत्थेदार को रखने का भी, निकालने का भी, तो उन्होंने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया है। तीसरी जो विरोध की बात कर रहे हैं, तो विरोध अकाली दल बादल के जो विरोधी बागी धड़ा था वो ही ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर तो श्रोमणी अकाली दल बादल ग्रुप का धड़ा और सुखबीर का उस पर कब्जा, तो वो तो विरोधी उनमें से एक आवाज़ विक्रम मीडिया की उठी थी कि वो भी मैं समझता हूँ कि वो एक आंतरिक होगा, वहाँ पे भी एक धड़ा जो महसूस करता होगा कि जो नहीं होना चाहिए था या कुछ थोड़ा सा, पर वो उसको बगावत की शक्ल में नहीं देखा जा सकता, एक रोष के मात्र देखा, रोष उन्होंने प्रकट कर दिया, उसमें समझौते की बात भी हो गई, अंदर बात हुई। और दूसरा मैं समझता हूँ कि राजनीतिक एक कदम भी हो सकता है कि जो बागी धड़े कर रहे हैं उनका ध्यान हटाने की तरफ, मजीठिया की तरफ ध्यान आ गया, उनका वेटेज खत्म हो गया और ये बात शांत हो गई। ये भी एक पहलू हो सकता है, मतलब राजनीति की कई चालें होती हैं, उसमें एक ये चाल भी हो सकती है। दुर्भाग्यपूर्ण मैं ये कहता हूँ कि देखिए, ये 105 वर्ष पुरानी अकाली दल है और इसने आज़ादी से पहले कई आंदोलन लड़े, जीते, उतार चढ़ाव देखे, आज़ादी के बाद भी देखे। 1966 में जब पंजाब विश्व बन गया तो फिर राजनीति के केंद्र बिंदु ये बन गया, अकाली दल बादल ही बना। 5 बार प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने, विपक्षी नेता भी रहे, मुख्यमंत्री भी बने, और फिर सुखबीर बादल खुद एक डिप्टी सीएम तक पहुंच गए जो। अब समस्या ये है कि ये बात वहीं से शुरू होती है कि अकाल तख्त और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ये एक मीरी बीरी का जो हमारा सिद्धांत जो मानते हैं वो चलता है, राजनीति भी चलेगी और धार्मिक भी चलेगा। लेकिन देखिए, जब बागी धड़ा अकाल तख्त के पास गया तो इस मंशा से था कि कोई हल निकलेगा। बिल्कुल सर। लेकिन हल की जगह ये और उलझ गया। और इस उलझन के कारण स्वयं जो जत्थेदार थे उनकी साख और छवि पे भी प्रश्न चिन्ह लगने शुरू हो गए। ये स्थिति आज की बन गई। अब इससे निकलना कैसे है? अब निकलने की स्थिति ये है कि गुरुद्वारे में अरदास की जाती है कि मन नीवा मत उच्ची। अब यहाँ पे मन ऊंचा हुआ है, मत नीवी हुई है। अकाली पॉलिटिक्स की जो सभी, मैं इसमें एक अकेले किसी को नहीं कहता, ये सामूहिक तौर पे ये इनकी स्थिति अकाली दल की ये बने। देखिए, किसी समय जो केंद्र बिंदु थी आज चौथे स्थान पे। बिल्कुल सर। और अगर इसी तरह इनकी लड़ाई आपस में चलती रही तो 2027 के जो चुनाव आएंगे वो फिर उसका भी इसकी हालात नहीं बनेंगे कि ये दोबारा सत्ता में आएगा। बिल्कुल। और जब 2027 में नहीं आएंगे जो, तो इसका मतलब पंजाब में जो घटनाक्रम नेगेटिव भी जा सकता है, दूसरे हिंसा वाली साइड पे भी जा सकता है, क्योंकि हताशा होती है फिर जिसको हताशा के कारण। देखिए, जो बाहर विदेशों में बैठी हैं शक्ति जो पंजाब में खराबी चाहती हैं, हिंसा फैलाना चाहती हैं, नफरत की आग फैलाना, तो उनको एक मौका मिल जाता है। वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का एक जब मौका मिलेगा तो वो फिर राजनीतिक गलियारे में भी उसका जो है ना, आग की सेक जिसको कहते हैं, वो गर्मी गर्माहट जब उनको लगेगी, जलन उधर भी आ गई, तो बेहतर तो यही है कि ये जो वरिष्ठ, मैं समझता हूँ कि सिख बुद्धिजीवी विशेष रूप से वो आगे आए, वो उस भावना को समझे कि जो इनका अतीत था, जो इनका भविष्य को लेकर इनको एक राह दिखाए, वे किस राह पे जाकर आप इकट्ठे होकर, जो सारे ग्रुप जब
दो धड़े बने हुए हैं, धड़ों एक धड़ा दूसरे धड़े का विरोध करता चला जाएगा तो कुछ नहीं, सभी धड़े सभी मिलकर पंथ भी समझे और पंजाब का हित भी समझे, तभी जाकर। और फिर ये जो बात करते हैं कि सरबत के भले की अरदास करते हैं, तो अपना भला भी सोचे। मैं तो उसको इस तरह में लेता हूँ, जब आप सब सरबत के भले की बात करते हो, अपना भला जब तो नहीं होगा तो सरबत का कैसे कर लेंगे आप? बिल्कुल सर। तो ना इनका जो दोनों चीज़ों में मतलब मन भी नीवा होना चाहिए, मत ऊंची होनी चाहिए। सरबत के भले की तो बात की बात है, पहले अपने भले की सोचे। और ये अपना भला, इनके जो वरिष्ठ हैं, पूर्व जो जत्थेदार भी हैं, पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं, पूर्व बुद्धिजीवी जो इस समय भी हैं, युवा भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, उन सबको मिल बैठकर एक गंभीरता से इस मुद्दे को लेना चाहिए कि केवल सत्ता या केवल परिवारवाद या धड़ेबंदी किसी के लाभ में नहीं है। तो इसको गौर गंभीर होकर अगर हल निकालें। अगर स्वार्थ संकीर्ण राजनीति में फंसे रहेंगे तो मुश्किल होगी, तो फिर अगला भविष्य मैं समझता हूँ कि बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। जी बिल्कुल। आगे प्रोग्राम चर्चाएं खास में चर्चा करेंगे पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक की। सर, पाकिस्तान में बलूच लड़ाकों ने ट्रेन को हाईजैक किया और इस घटना को अंजाम बलूच लिबरेशन आर्मी ने दिया, और ये संगठन कई सालों से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहा है। तो आप इस ट्रेन हाईजैक पर क्या कहेंगे? देखो, ये जाफर ट्रेन को उन्होंने किया है, कोयटा से पेशावर की तरफ जा रही थी, 1600 किलोमीटर का इसका लाइन है एरिया। अब ये एक चीज़ पहले इसको एक बनते हुए है कि जो पाकिस्तान कल तक आतंकवाद का घर माना जाता था, आज खुद वो उसकी चपेट में आ गया। इसने भारत के विरुद्ध आतंकियों को, संगठनों को संरक्षण भी दिया, समर्थन भी दिया, और आज खुद उसी चपेट में है। और वैश्विक स्तर पर जो आतंकवाद की आई रिपोर्ट, उसमें भी दूसरा सबसे प्रभावित देश पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान का एक बदहाल वाली स्थिति में आ गया इस समय। ये ट्रेन का हाईजैक होना ये स्पष्ट करता है कि किसे, अब ये कहते हैं कि हमने छुड़वा लिए बंधक, सारे छुड़वा लिए हैं, लेकिन उनका आया बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी का आया कि लड़ाई अभी जारी है। और जो बंधक छूट कर आए, क्योंकि बलोच लड़ाकों ने सबसे पहले महिला, बुजुर्ग और बच्चों को पहले ही छोड़ दिया था, क्योंकि इसमें अधिकतर आर्मी के अधिकारी थे जो वापस जा रहे थे, तो उनको उन्होंने बंधक बना कर रखा था। अब वो जब जो बंधक छूट कर आए हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें पाकिस्तान आर्मी ने नहीं छुड़ाया, हमें तो उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। तो इसका मतलब जो दावा पाकिस्तान सरकार की वो झूठा है। और सत्य क्या है, ये पाकिस्तान अभी मैं समझता हूँ बाहर निकट भविष्य में तो बाहर नहीं आने लगा, कुछ देर समय बाद ही पता चलेगा। ये लड़ाई जहाँ तक की बात है कि देखिए, ये जब भारतीय विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान के साथ साथ बलूचिस्तान में भी अपने आप को आज़ाद मुल्क किया था। कुछ 200-250 दिन उनका आज़ाद रहे। तो उनका जो सरदार थे, उनके जो जिन्ना के साथ संबंध थे, तो उनको लगता था कि जिन्ना हमला नहीं करेगा। पर जब बीच में एक बात हुई कि ये एरिया हिंदुस्तान के साथ सिमती रखता है, उससे कोई संबंध, तो उन्होंने हमला 1948 में हमला करके इस पर कब्जा कर लिया। अब 1948 में जब कब्जा हुआ, पहले उस समय विरोध हुआ, फिर 1958 में इसका विरोध हुआ, फिर 1972 में, और फिर 2005 में भी हुआ। अब तो 25 की तो लेटेस्ट आ गई ना, 5 में भी ये घटना। मुश्किल ये है कि जो 44% जो पाकिस्तान का क्षेत्रफल है वो बलूचिस्तान का है, और बलूचिस्तान के द्वारा ही वो ईरान और अफगानिस्तान से उसकी रास्ता बनता है। और बलूचिस्तान की स्थिति यह है कि उसमें सोना, तांबा, तेल और अन्य खनिज, एल्युमिनियम, ये सारा बहुत है। और इसकी जो वैल्यू अभी इस घटनाक्रम के बाद जो सामने आई है, उन्होंने कहा 750 लाख अरब डॉलर का खजाना है। और इसी खजाने पर चीन की नज़र है। चीन ने जो आर्थिक गलियारा पाकिस्तान के साथ बनाया, तो वो इसी अंदाज से, और इसी का विरोध करते हैं बलूचिस्तान की, हमारे जो खनिज है ये सारा चीन ले जाएगा। पाकिस्तान की स्थिति के सरकार की पंजाब डोमिनेट करता है वहाँ पॉलिटिक्स में। तो जो ये इनके साथ मतभेद है, ये इनका क्षेत्रफल बड़ा है, आबादी कम है, पर गरीबी ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर ये शुरू से एक बागी सुर रहा है। और पाकिस्तान हमेशा ये कहता रहा कि उधर तालिबान अफगानिस्तान में, इधर भारत इनको शह देता है, तो इसलिए आज भी ये इनकी यही सिस्टम है। जबकि आंतरिक स्थिति ये है कि वहाँ पे गरीबी बहुत है।
सर ट्रेन हाईजैक में भी वो यही कह हाँ रहे थे कि ये भारत साहब, का हाँ हाथ होने का दावा कर तो रहे ये थे। हर समय करते हैं जबकि बिल्कुल। स्थिति आंतरिक स्थिति है कि इनके अपने बदहाल है, बिल्कुल इनके सर। पास आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी है, आर्मी डोमिनेट करती है, तो आम आदमी की कोई कुछ वहाँ पे नहीं है। तो उस कारण बलूचिस्तान को पिछड़ों में पिछड़ा है आगे। पाकिस्तान अगर ओवरऑल गरीब है तो वो उस गरीब में से आगे अति गरीब वाली स्थिति में पहुंच गया, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट ही नहीं है और रिसोर्सेज उनके पास पूरे हैं। तो उनको लगता है कि अगर हम आज़ाद हो जाए तो हम अपने, तो ये लड़ाई मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान को कुछ इस पर कंट्रोल भी करना होगा तो उसको उनका जो बनता हक है कम से कम वो तो देना पड़ेगा, नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। पाकिस्तान को अल्टीमेटली ये पाकिस्तान केवल ये बलूचिस्तान ही नहीं, सिंध के लोग भी हैं, बलूचिस्तान और सिंध के जो बागी हैं उन्होंने आपस में एग्रीमेंट भी किया है कि पाकिस्तान के उधर लड़ना है। तो उधर से तालिबान का भी अगर, क्योंकि उनका जो करके घटना दे के वो अफगानिस्तान की सीमा के लेकर चले जाता है, तो वो पहाड़ी इलाका है, तो आर्मी को भी संभालना मुश्किल होगा। तो बेहतर तो यह है कि समाज द्वारा या आर्थिक जो संपन्नता का बेस बुनियाद वहाँ पे मजबूत करे, तभी। और चीन के ऊपर भी हमले बहुत हो रहे हैं, चीन भी अब मांग कर रहा है कि हमें अपनी सेना वहाँ पे रखने के लिए। अगर चीन वहाँ पर सेना आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एक कठपुतली सरकार बन गई, अल्टीमेटली चीन का वहाँ पे कब्जा हो जाएगा। कर्जा ऑलरेडी है, तो जो कर्जाई देश तो कुछ कर नहीं सकेगा, तो फिर वो सारे खनिज जो है चीन ले जाएगा। और इसी बात का इनको बलूचिस्तान को डर है कि ये सारा कुछ हमारा चीन ही ना ले जाए। तो ये इस बुनियाद तो यही है। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सरकार ही कुछ करे तो करो, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। और इनको एक जो हमारा कहावत है कि जो बीजोगे वही काटोगे। इन्होंने आतंकवाद को शह दी, आतंकवाद की जो संरक्षण स्थल बना आज खुद उसी चपेट में। तो ये कम से कम भावी पीढ़ियों को समझ लग जाए कि एक जो नकारात्मक सोच है उसके परिणाम ही नकारात्मक आएंगे। ये नहीं कि आप वो कुछ और उम्मीद कुछ और की करो, वो ऐसे नहीं हो सकता। हमारा तो कर्मों का फल मिलना है, ये फल मिल रहा है उनको, मैं तो ये कह सकता हूँ। आगे प्रोग्राम में बात करेंगे टीम इंडिया की। सर टीम इंडिया ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और इस जीत से क्रिकेट प्रेमियों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई है, तो आप किन शब्दों में टीम इंडिया को बधाई देंगे? देखिए, मैं कहता हूँ कि 12 वर्ष बाद ये एक जीत मिली है। इस जीत का एक तो अपना आनंद है कि हम चैंपियन हुए, पर इसका दूसरा जो मैं समझता हूँ कि कई गुना डबल ही हो जाता है या और बढ़ जाता है, क्योंकि इसका होस्ट चैंपियन ट्रॉफी का पाकिस्तान की ट्रॉफी जो होस्ट है उसको हमने भारत जीतने वाला है। तो ये दोनों पाकिस्तान भारत के संबंध देखते हुए हम कह सकते हैं हमारी खुशी डबल हो जाती है। और इसके बाद एक और धारणा है कि जो क्रिकेट भारत के सब, मैं समझता हूँ कि अंग संग ही है सारी दुनिया, इसी प्रेम सबसे ज़्यादा विश्व में अगर कोई प्रेमी, खेल प्रेमी क्रिकेट के हैं तो वो भारत में है। पर भारत में एक बड़ा वर्ग जो खिलाड़ियों का था या जन वर्ग में मैं समझता हूँ सुधार हूँ, उनको ये फीलिंग थी कि जो हमारे क्रिकेट खिलाड़ी है ना वो आईपीएल या ऐसे टूर्नामेंट में ज़्यादा गंभीर रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे धन ज़्यादा बनता है। और राष्ट्र के जो ट्रॉफी जैसे इंटरनेशनल लेवल पर उनका ध्यान है तो गंभीरता नहीं होती। तो भारत पिछले 12 साल के सूखे को कारण यही मैं समझता हूँ कि एक आधार बना हुआ था। बिल्कुल। लेकिन अब 24 में T20 जीता तो अब ये चैंपियन ट्रॉफी जीते, तो वो धारणा मैं समझता हूँ टूट गई। क्योंकि इस बार जो, और इसके साथ साथ जो रोहित शर्मा और विराट कोहली की आजू और परफॉर्मेंस को लेकर था, उन दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से, अगर पहले विराट ने सेंचुरी करी तो रोहित ने फाइनल में अपना 74 जैसा बनाए, तो वो उन्होंने वो धारणा भी तोड़ दी। दूसरी बात इसके साथ ये आई कि जो हमारे 4 स्पिनर है, वरुण जो चक्रवर्ती नया आया, उसने आगे अपना एक छाप छोड़ी, और इसके साथ पटेल है, जडेजा है, यादव है, ये सारे, इन चारों ने जो हमारे पुराने समय पर सन्ना, बेदी, चंद्रशेखर, उनकी याद ताज़ा करा दे कि भारतीय स्पिनर की जो डोमिनेशन है दुनिया पे, उन्होंने दोबारा उस चीज़ को स्थापित कर दिया। और तीसरी बात मैं समझता हूँ कि जो इस जीत ने 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसके लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बना। ये टीम एक टीम की तरह खड़ी, जिसमें अनुभवी थे, युवा भी थे, खिलाड़ी, मतलब बॉलर्स और जो
बैट्समैन इनके आपस में कॉम्बिनेशन और कप्तान की एक ओवरऑल जो आपस में कोऑर्डिनेशन बनाने का कर्तव्य था उसने बखूबी निभाया। सब एक दूसरे को टीम की तरह लड़े और एक जज्बे के साथ लड़े कि जीतना हमने। तो ये जो सारी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि जो स्थाई के लिए तो प्रेरणा करेगी, जो भावी पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो आज खेल रही है, जो इनको देखती है, इनको अपना नायक आइडियल मानती है, है। उनके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बनेगी। और जो मैं समझता हूँ कि इनका किसी समय किंतु परंतु करते थे, उनको इन्होंने अपने बल्ले से जवाब दे दिया। इनको बहुत बहुत बधाई। देश को इन पर गर्व है, मान है, सम्मान है, और ये इसी तरह देश का भी नाम रोशन करें, अपना भी करें, यही परमात्मा से दुआ करता हूँ जी। आगे प्रोग्राम में चर्चा खालिस्तान समर्थकों के हंगामे की। सर, हाल ही में लंदन में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर की कार के आगे खालिस्तान समर्थकों ने हंगामा किया, और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के स्वामीनारायण मंदिर पर हमला भी हुआ। और तीसरी बात, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की विदाई हुई और उन्हें मार्क कार्नी के रूप में नया प्रधानमंत्री मिल गया। तो भारत से जुड़ी हुई ये सारी घटनाओं पर आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा, जी, ये तीनों अलगाववादियों की शरण स्थली, पन्नू भी था और दूसरे भी संगठन भी हैं। और ये जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी की गाड़ी पे रोका, पे गिराव किया और तिरंगे का अपमान किया, ये पहली दफा नहीं हुआ। इससे पहले पिछले बैसाखी पे भी हुआ, बातें पिछले लंदन में भी हुआ, जो मंदिर पे भी हुआ, अमेरिका में भी पहले हो चुका है, कनाडा में तो बहुत होता है। सर, दीवारों पर कुछ अब शब्द हाँ, भी लिखे गए, ये वो मतलब इनके चलता रहा। पिछले 2022-23 से ये काम शुरू हुआ है, चल रहा है पिछले 2-3 साल से काफी, क्योंकि इन्होंने ये जो तीनों देशों पे भारत विरोध अपना जताता है, तो वो उनका ये कहता है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है, तो ये सारा। अब ये अभिव्यक्ति की आज़ादी, जब कोई भारत या किसी अन्य देश में इनके धर्मस्थलों पर कोई हमला होता है या इन पे कोई टिप्पणी होती है, तो फिर इनको लगता है कि नहीं, ये हमारे में, आप हमारे धर्म पे कर रहे हो। इनको ये समझना चाहिए कि व्यक्ति की आज़ादी ये नहीं है कि आप किसी के दूसरे के धर्म या उसकी स्वाभिमान या उसके अपमान के लिए वहाँ ठेस पहुँचाए, अपमान करें, ये व्यक्ति नहीं है। अब क्योंकि वो जो यहाँ पे कर रहे हैं, उनका लक्ष्य क्या है कि पंजाब में या भारत में कहीं भी इसका रिएक्शन हो, हिंसा भड़के, नफरत की आंधी चले, तो वो उसी, क्योंकि देश में लोकतंत्र कमज़ोर हो, और मोदी सरकार का मैं समझता हूँ उनका लक्ष्य है कि मोदी सरकार कमज़ोर हो। इस समय पिछले 2014 से है, तो उनको लगता है कि बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, इनको ये भारत कमज़ोर हो। तो दोनों का एक तरह से अलगाववादियों का लक्ष्य है कि देश में हिंसा भड़के, सांप्रदायिक, पंजाब में विशेष रूप से, क्योंकि उनके मजदूरों को लेकर जो करते हैं, तो उसका रिएक्शन हो, वो नहीं हो रहा। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन संस्कृति, हम एक ही परिवार में गिनते हैं कि जो भारत में धर्म उठे हैं, वो हम सनातन धर्म में सोचते हैं कि सारे, चाहे बौद्ध, जैन, सिख है, सारे, तो ये ईसाई और जो मुस्लिम इस्लाम है, वो हम बाहर के कहते हैं, क्योंकि वो बाहर से हमारे भारत के नहीं है। तो उनका कोशिश ये है कि यहाँ पे इनके अंदर कोई ना कोई टकराव की चले। तो ये इस इरादे से ये सारी घटनाक्रम चल रही है। रही बात कनाडा के, जो आपने प्राइम मिनिस्टर, तो मैं समझता हूँ कि तीनों में ही बदलाव आया। अमेरिका में भी जो बाइडेन चले गया, इधर ट्रंप चले गया, और उधर ट्रंप आ गए, उधर ट्रूडो चले गया, और कार्नी आ गए। तो ये एक बदलाव है, और मैं समझता हूँ कि इस बदलाव के कारण भी ये जो हताशा में कदम आया कि आगे जो, मैं समझता हूँ ट्रंप और इधर मार्क कार्नी, ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करो। इसी तरह इंग्लैंड भी, मैं समझता हूँ कि उनको भी उधर भी बदलाव आया। तो वो जो ये तीनों देशों में बदलाव आया, उनको देखते हुए भी जो अलगाववादी या खालिस्तानी या जो भी शब्द उनके लिए इस्तेमाल है, उनकी हताशा है कि अब ये बदलाव यहाँ पे आ गए, तो ज़्यादा दिन हम ज़्यादा यहाँ सक्रिय होकर अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो जाते जाते, जैसे कहते हैं, एक दफ़ा एक और कर लें। तो अगर कनाडा को मार्क कार्नी जो अगर चाहते हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों, तो हम भी आशा करते हैं कि बदलाव आया, क्योंकि ट्रूडो ने जो किया था वो सबको पता है कि उसने, अब इसकी जो नए प्रधानमंत्री की ये प्रार्थना होनी चाहिए कि पहले तो भारतीय, वहाँ पे 18 लाख से ज़्यादा तो भारतीय हैं, उनके साथ उनका विश्वास जीते। उनका विश्वास जीतने के बाद फिर वो भारत के साथ बातचीत करेंगे,
क्योंकि आर्थिक स्थिति और सैन्य दृष्टि से अगर उनका व्यापार नहीं चलता तो उनको भी नुकसान है, भारत को उतना नहीं जितना कि कनाडा का नुकसान होगा। और अगर यहाँ से पढ़ने वाले लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ पे इकोनॉमिकली वहाँ भी इफेक्ट बिल्कुल होगा। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, नए प्रधानमंत्री के लिए भी चुनौती है और हमारे के लिए भी है कि हम भी उसको एक मौका अवसर दें कि उस पिछली चीज़ को एक जगह रोक कर नए माहौल में नए आदमी के साथ समाज के साथ हल निकले। बाकी अमेरिका, इंग्लैंड और कनाडा ये समझ लें कि ये जो अलगाववादी को अगर ये आज नकेल नहीं डालते तो जो पाकिस्तान में अफगानिस्तान में जो चला या इराक में जो आतंकियों ने किया, हमास सामने है, तो अल्टीमेटली किसी न किसी समय इनको भी अलगाववादी और खालिस्तानी को ऐसे चीज़ देखने में, फ्रांस में कितने हमले हुए हैं, ये इसी तरह की पहले वो भी आज़ादी की व्यक्ति की आज़ादी की बात करते थे, अब वहाँ पे कितना कुछ देखने को मिला। अगर आतंकियों पे या अलगाववादियों पे वो कमर नहीं कसेंगे, उनके नकेल नहीं डालेंगे तो नुकसान देर सवेर उनको भी होगा, उनको भी इनके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो जितनी जल्दी वो करें वो उनके लिए भी बेहतर। हम तो अपना विरोध जिता ही रहे हैं, भारत को भी शक्ति के साथ और जोर के साथ इन देशों को जिताना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, विशेष रूप से तिरंगे का अपमान तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो उसके लिए और सख्त जो भी कदम उठा सकती है सरकार करे। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम चर्चाएं खास। फिलहाल प्रोग्राम को यहीं पर देंगे विश्राम, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे रचना कौर सर को दे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।